नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। आज सुबह के वक्त ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला है। कहर ऐसा कि ऑफिस निकलने वालों को आज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगली खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस खबर पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। अगली खबर ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई है। वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की तारीख तय हो गई है। 2 फरवरी की धामी सरकार को कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। हर एक अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा इन खबरों को लेकर। तो सबसे पहली खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दे दें कि राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने और जाने के लिए 3 अलग-अलग द्वार तय करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया है। जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी लगातार जन्मभूमि की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोमवार को सीएम अयोध्या के दौरे पर भी थे। इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए। सीएम योगी का मुख्य फोकस देश भर से आ रहे आम भक्तों को सुगम दर्शन कराने का भी है। आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, इसलिए अलग अलग लाइनें तय की गई हैं। अयोध्या को लेकर सीएम योगी का ये एक बड़ा निर्देश है कि वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए 3 अलग अलग द्वार तय करने का निर्देश दिया गया है। 3 अलग अलग द्वार होंगे। जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालु की आवाजाही में सुविधा को लेकर सीएम योगी के निर्देश हैं। सीएम योगी लगातार जन्मभूमि की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा कि जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी श्रद्धालुओं की, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। संकेत फोन लाइन पर जुड़ गया हमारे सहयोगी। संकेत, अब 3 अलग अलग लाइनें होंगी, 3 द्वार होंगे, वीआईपी, वीवीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए। कैसे इसको आने वाले वक्त में अप्लाई करवाया जाएगा और आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो सके, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग हिस्सों से जो राम भक्त आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से राम मंदिर में दर्शन करने में दिक्कत ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें करते हैं। अपने जो प्रमुख सचिव हैं उनको खुद स्थलीय निरीक्षण पर भेजते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा बैठक की और उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए कि जो भी वीवीआईपी रहेंगे उनके लिए 3 अलग से गेट रहेंगे। उस गेट से उनकी एंट्री होगी, जिससे कि आम जो भक्त श्रद्धालु है उसको दर्शन करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। जो आम श्रद्धालु दूर दराज से आता है उसको दिक्कत ना होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 नंबर, 11 नंबर ऐसे 3 गेट निर्धारित किए हैं। उन गेटों से वीवीआईपी जो है वो जाएंगे और आम श्रद्धालु के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। बेरोक टोक वो आराम से दर्शन करेंगे। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि किसी भी तरीके से जो आम श्रद्धालु है अयोध्या आता है राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसको सुलभ दर्शन हो रामलला के। और यही वो वजह है कि वो लगातार समीक्षा बैठकें करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और इस बाबत भी निर्देश दिए हैं कि दरअसल कई राज्यों में भाजपा शासित जो राज्य है वहाँ के कैबिनेट मुख्यमंत्री, वहाँ की जो कैबिनेट है वो दर्शन के लिए आने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो वीवीआईपी आएंगे आम श्रद्धालु उससे परेशान ना हो, उनके आने से कहीं किसी भी तरीके से दर्शनों में दिक्कत ना हो आम श्रद्धालु को। इस वजह से वो 3 गेट अलग से निर्धारित कर दिए गए हैं। उन गेटों से वीवीआईपी जाएंगे और वहां से दर्शन करेंगे और जो मुख्य द्वार है जहां से दर्शन होते हैं वहां से जो आम श्रद्धालु है उसके लिए वो खुले रहेंगे, वो बेरोक टोक दर्शन कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए संकेत। और सरकारी बजट सत्र से पहले आज संसद में विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं की मीटिंग बुलाई है, जो कि हर साल बजट सत्र से पहले इस बैठक की परंपरा चली आ रही है। बैठक में सरकार राजनीतिक दलों से संसद में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही सरकार उन्हें अपने एजेंडे के बारे में जानकारी देकर सहयोग भी मांगेगी। लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है, जो कि 9 फरवरी को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट सत्र से पहले महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय मीटिंग, सभी दलों की बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है बजट से पहले।
और नोएडा पुलिस की 25,000 के इनामी से मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। आरोप के मुताबिक बदमाश नवीन गोगी गैंग और कपिल मान गैंग के लिए शार्प शूटर अरेंज कराता था। दरअसल कुछ दिन पहले सेक्टर 104 में गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और बरेली में जिंदा जलकर पूरे परिवार की मौत के मामले में ट्विस्ट आ गया है। मृतक के पिता ने अज्ञात के खिलाफ फरीदपुर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में पांचों की जिंदा जलकर मौत हुई थी उसमें बाहर से ताला लगा था। पुलिस शुरू में इसे हत्या बता रही थी, लेकिन अब परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, फरीदपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। और अब बात कर लेते हैं घने कोहरे की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिला है। विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान गिर रहा है। ठंड और कोहरे के अटैक से लोग परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कल दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के आसार हैं। कल और परसों तेज हवाओं संग हल्की बारिश भी हो सकती है। और आप ये दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल पिछले 2 दिनों से यहाँ दिल्ली में हल्का कोहरा हो रहा था और दिन में आसमान भी साफ हो रहा था। वहीं आज सुबह से ही दिल्ली को कोहरे ने फिर से अपने आगोश में ले लिया। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से दिल्ली में किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते विजुअलिटी काफी कम हो गई है। सड़क पे वाहनों की रफ्तार जहां धीमी हो गई है, वहीं कई उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं। इसके साथ ही दर्जनों ट्रेनें भी घंटों लेट लतीफी का शिकार है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। वो अलर्ट यह है कि दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का भी असर दिखने वाला है। इसके चलते बुधवार और गुरुवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में गलन बढ़ना और तय है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम भक्त लगातार भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को मुस्लिम राम भक्तों का एक समूह अयोध्या पहुंचा और वे आज रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए ये समूह राजधानी से पदयात्रा करते हुए रामनगरी पहुंचा है और इस दरमियान ये राम भक्त हर रोज 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये लोग भगवान रामलला को अपना आदर्श और अपना पूर्वज मानते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि रामलला के दर्शन कर उनसे देश में अमन और चैन की दुआ मांगेंगे। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का हुजूम रामनगरी में उमड़ पड़ा है। ऐसे में मुस्लिम समाज के राम भक्त भी अब लखनऊ से अयोध्या तक पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं। ये राष्ट्रवादी मुसलमान भारतीय और ये सनातनी मुसलमान भगवान श्री राम को अपना नबी मानते हैं और नबी की जियारत करने जा रहे हैं। ये भारतीय मुसलमान समझ चुका है कि विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता से निकल करके और 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था और एक भी मुसलमान नहीं था और केरल के हिंदू राजा ने पहली मस्जिद व्यवहारता के कारण दी थी, वो आइडियोलॉजी लेकर के ये सारे मुसलमान चल रहे हैं। आप कितने लोग हैं और रामलला के प्रति आप दर्शन के लिए रवाना कब हुए? हम 25 तारीख को रवाना हुए हैं और 29 की शाम को पहुंचेंगे, 30 को दर्शन करेंगे। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग उनको रामलला को भेंट क्या करेंगे? उनसे मनोकामना करेंगे कि मुल्क में अमन चैन रहे और देश का मुसलमान विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा से मुक्त हो और सनातनी मुसलमान बने। क्योंकि इस्लाम में जो इस्लाम की हदीस है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहो,
रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं? जी, रामलला का दर्शन करने। आपके पास भगवा लेके चल रहे हैं, तिरंगा लेके चल रहे हैं? जी जी, तो ये हमारा भगवान जो है राम जी का वो है, इसीलिए चल रहे हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की उस दलील पर भी सुनवाई होगी जिसमें जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट द्वारा सीधे तौर पर मामले की सुनवाई और सभी मामलों को एक साथ क्लब कर सुनवाई किए जाने पर ऐतराज जताया गया है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तरह मथुरा जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों की सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने 17 जनवरी को पिछली सुनवाई में अमीन के जरिए रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। और चलिए अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद आखिर है क्या। दरअसल शाही ईदगाह विवाद करीब 350 साल पुराना है। ये 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का विवाद है, यानी कि ये पूरा प्रॉपर्टी का मैटर है जिसमें हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की है और विवादित जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया है। हिंदू पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया है। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 11 एकड़ का मालिकाना हक है और शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.37 एकड़ का मालिकाना हक है। और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग पर सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज के कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह से वहां पर अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाना का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया है। शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से दाखिल वाद में जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम को सुपुर्द किया गया है। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से यह तो साफ हो गया है कि जहां मस्जिद बनाई गई है वहां पर कभी मंदिर था और अब उसी प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए उस परिसर के सर्वेक्षण की भी मांग उठी है जहां पर कथित शिवलिंग है। इसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है, क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, कुछ उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है।
हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है और यही बात अब BHU आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है। यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।